छोटे लेवल में की जा रही है उसी प्रोसेस को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि हम तो फट्टे दम तक मेहनत कर रहे हैं संत आसाराम जी बापू के केस में, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। तो काफ़ी जो इर्द गिर्द के लोग हैं बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि प्रभु कोर्ट कचहरियों से भी आउटपुट नहीं आ पा रहा है, हक की मांग भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, आंदोलन भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो हम संत आसाराम जी बापू के लिए क्या करें क्या नहीं करें। बापू जी के स्वास्थ्य को आधार बनाकर बार बार बेल में फोकस किया गया, जबकि बेल एक रिक्वेस्ट है। सुब्रत त्रिपाठी जी ने जो बताया कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव लड़ाई में कितना अंतर होता है, बस बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी निर्दोष हैं, ऐसा कहने मात्र से वहाँ काम नहीं चलेगा। जब आपके हितैषी सताए जाने लगे, जब निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगे, जब निर्दोष लोगों की बातें नहीं सुनी जाएं, आपसे आपके हितैषियों को दूर करने का बड़े पैमाने में प्रकल्प किया जाए, तो आप समझ जाना कि ये देश फट्टे दम तक पसीना निकाल कर सबको दिखाते हैं कि हम भाई काम कर रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में खूब काम कर रहे हैं, बापूजी के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, कुछ मत पूछो, काम कर रहे हैं बस हम। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांति युद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत देश में आज़ादी के बाद जहां पर बड़े पैमाने से जिन आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा था, यानी कई राज्यों के बॉर्डर जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, साउथ के ऐसे बॉर्डर जहां पर रोज़ क्रिश्चियनों के माध्यम से हज़ारों की संख्या में धर्मांतरण तेज़ी से किया जा रहा था आज़ादी के बाद, तब ऐसे बड़े संत आसाराम जी बापू जिन्होंने सबसे बड़ी तादाद में धर्मांतरण रोकने का काम किया, ऐसे संत आसाराम जी बापू पिछले 11 साल से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। अब ये 11 साल का जो समय अंतराल रहा, इसके सापेक्ष में आप बहुत सारे ओपिनियन कई लोगों से सुनते हैं। जैसे कि एक वकील पक्ष से आप ओपिनियन सुनते हैं जो काफ़ी सुलझे हुए वरिष्ठ वकील हैं भारत के। उन्होंने कहा कि बापूजी का केस बोगस है, जो नेशनल ताकतें उनके खिलाफ काम कर रही हैं, कुछ राजनीति तंत्र ऐसे हैं जो नहीं चाहते संत आसाराम जी बापू बाहर आए। उसके पीछे का कारण ये है कि धर्मांतरण रोकने का प्रयास किया, जन जागरण का प्रयास किया उन्होंने, जिस कारण से ये तमाम लोग उन्हें जेल में फिट करना चाहते हैं। फिर एक दूसरा पक्ष आपने सुना होगा, इंटरनेशनल ताकतें संत आसाराम जी बापू परिवार व्यवस्था जोड़ने का काम कर रहे थे, जो ताकतें परिवार व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रही हैं, वो इंटरनेशनल ताकतों ने भारी फंड खर्च किया। इस स्ट्रीम मीडिया को उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया अपने हथियार बनाकर, 3-3 साल तक एक संत की छवि को धूमिल कर समाज के लोगों के दिल और दिमाग में यहाँ तक डालने का प्रयास किया कि ये सबसे ज़्यादा विषघातक हैं आपके लिए, जबकि वही संत मानव हित में भारत देश ही नहीं पूरे विश्व मंगल के लिए काम कर रहे थे। एक तीसरा पक्ष आप सुनते होंगे कि जो इर्द गिर्द के लोग संत आसाराम जी बापू के, यानी कि संत आसाराम जी बापू ने जब बड़े पैमाने में काम करने का प्रयास किया, जगह जगह आश्रम की व्यवस्थाएं स्थापित की, संचालन कमेटी बनाई, तो काफ़ी लोग संत आसाराम जी बापू के यहाँ समर्पित हुए, आश्रमों में समर्पित हुए, क्योंकि ये ज्ञान की ऐसी व्यवस्था है। यहाँ शिष्य गुरु के आश्रम में समर्पित होकर और उनके चरणों में अध्ययन करके ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। तो कुछ ऐसे लोग समर्पित हुए जिन्हें गलत ही काम करना थे, तो संत आसाराम जी बापू उन्होंने डांटा, फटकारा, तो वो आश्रम छोड़कर चले गए। तो वो कमेटी खड़ी हुई। फिर कुछ ऐसी इर्द गिर्द कमेटी जो बातें ऐसी उभर कर आती हैं कि वो लोग नहीं चाहते, काफ़ी जो ऐसे जो लोग हैं बाहर निकले हुए, कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी तत्व जो नहीं चाहते कि संत आसाराम जी बापू बाहर आए। तो ये 3 पैरेलल में ये तमाम बातें उठती हैं जो समाज के बीच तक जाती हैं और उनके शिष्यों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। और 11 साल का समय अंतराल जो संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में चल रहा है। कई लोग मेरे से कमेंट्स कर ये बातें लिखते हैं कमेंट बॉक्स में कि रूपेश भाई, आप इंटरनेशनल षड्यंत्र का तो भेद बताते हैं संत आसाराम जी बापू के विषय में, नेशनल षड्यंत्र का ही भेद बताते हैं, लेकिन कई जो ऐसे लोग जो भागे हुए हैं, कई इर्द गिर्द के ऐसे जो प्रोसेस करने वाले लोग हैं, वो कितने पानी में हैं, क्या वो नहीं चाहते? तो ये संत आसाराम जी बापू के ऊपर जब इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो ये एक आंदोलन के रूप में क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है, एक मिशन क्यों नहीं बन पा रहा है, समाज की पूर्ण सिंपैथी और वो इस चीज़ में काम कर सके ऐसा एक माहौल क्यों नहीं देखा जा रहा है, क्या कारण हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इन तमाम सवालों को लेकर मैं कई संतों के पास गया, तो उसका ओपिनियन मैं आपको सुनाता रहता हूं। कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के पास गया जो कि पुलिस महानिर्देशक रहे अलग अलग राज्यों के, उसमें से एक पुलिस महानिर्देशक उत्तर प्रदेश के रहे सुब्रत त्रिपाठी, जिनका वक्तव्य मैं जब ले रहा था, उनका इंटरव्यू ले रहा था, उसमें सवाल मैंने यही पूछा कि आखिर प्रोसेस तो पूरी की जा रही है, लड़की के एविडेंस भी देखें तो वो भी सब कुछ नहीं है, एक बयां के आधार पर उनको अंदर रखा गया है, वो भी ऐसा बयां कि लड़की उसमें भी कंफ्यूज है, तो पॉस्को एक्ट की धारा लगा के वगैरह काम किया गया है।
जब कुछ एविडेंस नहीं है, इतना सब कुछ, जब बोकस केस है, तो भी संत आसाराम जी बापू को 11 साल से क्यों अंदर रखा गया है। तो उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से एक लाइन बोली, वो बहुत ही करीबी से समझने वाली लाइनें हैं। इसके आधार पर आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसमें कितना ढीलापन छोड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ जो ताकतें अटैक कर रही हैं संत आसाराम जी बापू के ऊपर वो कितनी बड़ी हैं, और प्रोसेस जो की जा रही है वो कितनी छोटे लेवल में प्रोसेस की जा रही है, और उसी प्रोसेस को जो छोटे लेवल में की जा रही है उसी प्रोसेस को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि हम तो फट्टे दम तक मेहनत कर रहे हैं संत आसाराम जी बापू के केस में, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। तो काफ़ी जो इर्द गिर्द के लोग हैं बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि प्रभु कोर्ट कचहरियों से भी आउटपुट नहीं आ पा रहा है, हक की मांग भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, आंदोलन भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो हम संत आसाराम जी बापू के लिए क्या करें क्या नहीं करें। इस पर हम छोटा सा एक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए सुब्रत त्रिपाठी का कि ये क्या बोलते हैं। जब मैंने इनसे सवाल पूछा कि संत आसाराम जी बापू के लिए सब कुछ तो सब स्पष्ट हो रहा है, तो फिर ये क्या हो रहा है, तो उन्हें बड़ा ही सटीक जवाब दिया। पहले जब हमने हमारे बीच में इंटरव्यू हुआ था तो उसमें भी आपने एक वर्ड यूज किया था कि आक्रामक लड़ाई की बहुत आवश्यकता है। फिर उसके बाद एक डिबेट में भी आपने यही बोला था कि आक्रामक लड़ाई की बहुत आवश्यकता है, और आज भी आज वही चीजों को आप दोहरा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है, इस आक्रामक लड़ाई को डिफेंसिव लग रही है, एनर्जी जो लोग लग रही है वो डिफेंसिव लग रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ साथ नहीं दे रहे हैं कि जैसे कि आप मुझ पर वार कर रहे हैं, मैं अपने को बचा रहा हूँ। प्रत्याक्रमण न करे अगर आदमी, केवल दुश्मन की चुनी हुई जगह पर अगर वह संघर्ष करता है तो संघर्ष नहीं कर सकता। अगर मेरे खिलाफ कल्पना कीजिए आप हमलावर हैं, तो हमें देखना पड़ेगा आप क्यों हमलावर हैं मेरे खिलाफ, हमें साबित करना पड़ेगा ना करता है। किसने आपको फाइनेंस किया, किसने आपको प्रोत्साहित किया, आपके कॉल डिटेल्स किससे मिलते हैं, कहाँ कहाँ आपके ताल्लुकात हैं, इसको एक जवाबी विवेचना करते हैं। हर माफिया की तरफ से उसके लोग करते हैं, जिसके नहीं करते हैं वो आदमी अपना बचाव नहीं कर पाता है। आज बापू जी के लड़ाई को डिफेंसिव ढंग से पेश किया जा रहा है, हम निर्दोष हैं, उसके साक्ष्य जो बचाव के पेश किए जा रहे हैं। यह नहीं पेश किया जा रहा है कि जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वे क्यों लगा रहे हैं, वे किसके द्वारा फंडेड हैं, वे किसके प्रेरणा से चल रहे हैं, वो अपनी किन कमजोरियों को ढकने के लिए, किसी का सहारा लेने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इस बात की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। हर माफिया अपने लिए इन बातों को उपयोग करता है। जब सज्जन मुकदमे में फंसता है तो वह इन 3-5 महीने पढ़ के केवल अपने डिफेंस की पॉलिटिक्स करता है, बात उस पर साबित होती है। आरोप लगाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है, अग्नि परीक्षा देना पड़ता है जिस पर आरोप लगता है। बापू जी का, उनके बिहार पर उनकी टीम को यह पता लगाना पड़ेगा कि इन लोगों का आपस में कनेक्शन क्या है, इन लोगों की कॉल डिटेल्स निकलवानी पड़ेंगी, इन लोगों के ऊपर आपसे संपर्क क्या है कि नहीं है, इनकी संपत्तियों में एकाएक इस घटना के बाद किसी के वृद्धि तो नहीं हुई है। अपने केस के सिलसिले में आक्रामकता ही बचाव का सबसे बढ़िया रास्ता होती है। अभी तक केवल डिफेंसिव वार हुई है, ऑफेंसिव वार नहीं हुई। कि जिस आदमी ने आपके खिलाफ शिकायत की, जिसने कराई, इसकी विवेचना आपको और आपकी टीम को भी करनी पड़ेगी। 1 दर्जन आईपीएस अफसरों ने जांच की, क्या उनका मोटिव था, क्या उनकी पृष्ठभूमि थी, कैसे वे सरकार से दबे थे, किसने धमकाया, किसने डराया, किससे उनके टच थे, कितनी बार उन्होंने पहले और बाद में उस एनजीओ वाली से उनके संपर्क हुए नहीं हुए। इस बात का विश्लेषण आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि जो ये सूक्ष्म बातें बोली कि अभी जो वार हो रहा है वो डिफेंसिव वार हो रहा है, मतलब कोई हम पर प्रहार कर रहा है और हम अपना बचाव कर रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हम निर्दोष हैं, हम निर्दोष हैं। ऑफेंसिव वार नहीं हो रहा है, मतलब आक्रामकता ही बचाव का सबसे बड़ा पहलू होता है जब ऐसे केस जब किसी के ऊपर डाले जाते हैं। 1000 ऑफिसरों ने जो काम किया, संत आसाराम जी बापू के जो चार्जशीट वगैरह बनाते रहे, सूरत में भी बहुत सारे अधिकारी लगे रहे केस को खड़ा करने में, उसे मैनेज करने में। यहाँ पर आप देखेंगे चंचल मिश्रा जी जिन्होंने चार्जशीट बनाई जोधपुर की, और लांबा, पहले उसके अलग बयां थे, फिर बाद में उसके अलग बयां हो जाते हैं, फिर वो किताब लिख डालता है। जबकि कोई अधिकारी अपनी नौकरी के समय काल में ऐसी किताब लिखे केस के ऊपर तो उस पर एक दंड भी होता है, वो लिख नहीं सकता है, फिर भी उसने किताब लिखी। उसमें फिर जब वो बात कोर्ट कचहरियों में रखी तो बोलता है कि हमने इसको नाथ रूपांतरण के रूप में लिखी, जबकि वो तमाम चीज़ें उसने ओरिजिनल प्रतियों से डाली हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 1000 अधिकारियों ने काम किया, उनकी पृष्ठभूमिका क्या थी, उसकी बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा था। अब इन तमाम चीज़ों को आक्रामक लड़ाई बोली जाती है। फिर मैंने आगे भी बहुत सारे इसमें उत्तर पूछे, जानने की कोशिश की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आक्रामकता क्या है। यानी किसी ने आरोप लगाया तो उसने आरोप क्यों लगाए, उसके क्या और सुराग हैं, और यही हुआ। संत आसाराम जी बापू के जो सुराग मिले स्पष्ट रूप से, जैसे लड़की ने आरोप लगाया तो मेडिकल नहीं प्रूफ हुआ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि लड़की में और ठोस तरीके से काम होना चाहिए।
और उस एविडेंसों में इतनी ठोस तरीके से अगर परतें खोली जाएं तो एक परत के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, यानी ये परत आपको राजनीति तंत्र से लेकर हर उस तंत्र तक मिलेगी जो इसमें मौजूद हैं। तो जब ये तमाम लोग क्रमबद्ध तरीके से अब कोर्ट के सामने आएंगे या खींचे जाते या फिर तमाम दस्तावेज के रूप में इनके सुराग समाज के बीच में भी अगर मौजूद होते या फिर और हैं, तो इनमें और अच्छे तरीके से वर्क करने की आवश्यकता थी, जिसे हम आक्रामक लड़ाई बोलते हैं कोर्ट कचहरियों के माध्यम से, जो कि संत आसाराम जी बापू के जो कमेटियाँ रहीं, विपक्ष के जो लोग रहे, जो भागे हुए ऐसे लोग रहे, वो इतने आसानी से इन तमाम चीज़ों को मैनेज करते रहे कि मात्र एक बचाव करने को ही इन्होंने कोर्ट कचहरियों में काम करने की पॉलिसी को बस महत्व समझा और उसको ही बवंडर बनाकर लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट किया गया कि बहुत बड़ा काम हो रहा है कोर्ट कचहरियों में, जबकि ऐसे ऐसे काम हुए जिनके ना हाथ है ना पैर। मतलब हम सरल भाषा में बोलें कि कोर्ट कचहरियों में जो अच्छे तरीके से संत आसाराम जी बापू का केस लड़ना चाहिए था, वो तमाम चीज़ें और अच्छी तरीके से नहीं देखी गई। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जैसे संत आसाराम जी बापू का स्वभाव रहा है कि वो जैसे मीडिया ने जब उस समय 100 करोड़ की बात की थी कुछ लोगों ने कि हमको आप दे दीजिए, हम पूरी तरह से मैनेज हो कर लेंगे, तब संत आसाराम जी बापू ने कहा कि हम नहीं देंगे। ऐसी अब कोर्ट कचहरियों में कई वकीलों की फीसें होती हैं, कई वकीलें गेम खेल देते हैं या कई वकीलों ने अपनी सलाह ऐसी उल्टी सीधी दी, तो ये पूरा प्रपंच भी कई बार गुमराह किया गया। तो जिस कारण से पैसा ना खर्च हो तो उसमें भी इन तमाम चीज़ों को देखा गया, जिस कारण से जो गति मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाई। अब इसमें कई भाग आ जाते हैं, ऐसे ऐसे पार्ट हैं इस केस के कि जिन केस के पार्ट को अगर अच्छे तरीके से उठाया जाए तो इस देश में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को भी पानी पीना पड़े कि बापूजी के प्रकरण में इतने सारा सब कुछ भेद खुल रहा है, हम बुरी तरह इसमें फंसेंगे, तो अपने चेहरे को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं हमें इनके लिए रायत बरतनी चाहिए। आज सबसे बड़ा आश्चर्य मेरे को इस बात पर लगता है कि जहाँ पर केस में अच्छे तरीके से सुराग में काम करना चाहिए, तो वहीं पर ये लोगों ने क्या हुआ कि 11 साल का जो समय अंतराल रहा, मात्र 2 महीना छोड़ दें, यानी 10 साल 9 महीने ऐसा समय बीता है जिसमें बार बार बेलें डाली गई। अब बेल की तारीख 1-1 साल तक चलती गई। ऐसे कई बार आप देखेंगे 15 से 20 बार बेलें डाली गई सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कि बापूजी को बेल दे दीजिए। स्वास्थ्य के आधार पर बेल डाली गई बार बार, स्वास्थ्य को आधार बना के, और बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि बापूजी का जो स्वास्थ्य है वो दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था। और अभी भी आप देखें तो एम्स में आज की डेट में बापूजी 23 दिन से भर्ती है, तो भी उनको 1 दिन की बेल नहीं दी गई। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, जब ये इंटरनेशनल षड्यंत्र है, जो लोग संत आसाराम जी बापू को जेल में ही ख़त्म करने का प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, तो उनकी मंसूबे कहीं ना कहीं उनकी स्क्रिप्ट नीचे तक आती है। उनकी स्क्रिप्ट में बेल नाम का शब्द ही नहीं है, तो ये जो लोग मैनिपुलेट बैठाए गए हैं कोर्ट कचहरियों में, इनको बेल देनी ही नहीं है। और इन्होंने पूरा जो माहौल क्रिएट किया है, अब इस माहौल में जो लोग गति प्रदान कर रहे हैं, बापूजी के स्वास्थ्य को आधार बनाकर बार बार बेल में फोकस किया गया, जबकि बेल एक रिक्वेस्ट है और जज को नहीं देनी है। तो अगर इतने ठोस तरीके से वर्क हो और अच्छे से सुरागों में काम हो, आक्रामकता से इसमें जो ये आरोप लगा रहे हैं इनकी पृष्ठभूमि क्या है उस पर काम हो, तो आसानी से ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। दूसरा मुद्दा बनने के कोर्ट कचहरी अपना काम करे। तीसरा कि ज़मीनी लेवल में जो समाज के लोग हैं उनके सामने ये तमाम बातें उभर कर आएँ। उसके लिए इतने सारे संत आसाराम जी बापू के शिष्य हैं, जो अच्छे संगठन के लोग हैं, जो अपने स्तर पर मदद करना चाहते हैं। तो मदद जो जिस लेवल में करना चाहता है उसकी मदद व्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित हो सके, उस पर महत्व देने की ज़रूरत थी, जो नहीं दी गई। मात्र स्वास्थ्य को आधार बना बनाकर इनसे भी एक प्रकार से हम बोलें शुद्ध भाषा में भीख मांगी गई, और ये जो लोग हैं वो देने को तैयार थे नहीं। तो जो समय सबसे ज़्यादा खर्च किया गया वो मात्र स्वास्थ्य को आधार बनाकर बार बार कोर्ट कचहरियों में उस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा समय लगा। जबकि एक जो बड़ा प्रोसेस एविडेंसों के ऊपर होना चाहिए, इनके जो कर्म हैं, जिन्होंने इतना बड़ा अत्याचार किया, जो अधिकारी इन्वॉल्व रहे, उनकी क्या कर्म की करतूतें रहीं, और जो नेताओं तक जो ताकतें मिली हुई पाई जा रही थी, उसमें ठोस तरीके से और वर्क होना चाहिए था, उस पर कम ध्यान दिया गया, जिस कारण से ये सबसे बड़ा जो समय अंतराल आपको दिख रहा है 11 साल का, ये घटित हुआ। समाज को गुमराह कर दिया गया, जिस कारण से समाज इन तमाम चीज़ों में सोचना ही समाज ने अपने अपने लेवल में चालू कर दिया। फिर बहुत सारे संगठन जो अपने स्तर पर मदद करना चाहते थे, उनका मदद
और उनकी क्रियाशीलता सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाई, जिस कारण से उनकी मदद नहीं मिल पाई। फिर जो बुद्धिजीवी लोग हैं बस बोलते रह गए और उन्होंने यहाँ तक बोल तो डाला कि ये केस पूरा बोकस है, लेकिन वो ज़मीनी लेवल में वहाँ तक चोट नहीं लगा पाए। और एक वो पहलू जो पैरेलल कोर्ट में काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है, लेकिन वो काम को किस अंदाज से किया जा रहा है, एक आक्रामक लड़ाई और बचाव पक्षी लड़ाई, यानी कि सुब्रत त्रिपाठी जी ने जो बताया कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव लड़ाई में कितना अंतर होता है। बस बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी निर्दोष हैं, ऐसा कहने मात्र से वहाँ काम नहीं चलेगा। यही सार चीज़ें सुब्रत त्रिपाठी ने अपने अंदाज में बताई, क्योंकि वो पुलिस महानिर्देशक रहे। उन्होंने ये भी लास्ट में बताया कि एक संत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो इस सब ऑफेंसिव वगैरह में ना पढ़ के, आक्रामक लड़ाई में ना पढ़ के बस वो डिफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं और हम निर्दोष हैं, हम निर्दोष हैं, दाव पैंच खेलने वाले दाव पैंच खेलते हैं और वो लोग फिर जीत जाते हैं। मात्र हम अपने बचाव के लिए थोड़ा सोचते सोचते हम बस वो लोग फंस जाते हैं। और यही हुआ, संत आसाराम जी बापू के ऊपर आसानी से सेशन कोर्ट ने सज़ा सुना दी, जबकि जिसकी ना कोई हाथ और ना पैर, फिर भी आसानी से सज़ा सुना दी गई। तो इससे आपको एक लेवल समझ लेना है कि ये जो डिफेंसिव लड़ाई संत आसाराम जी बापू की लड़ी जा रही है, तो ये कितनी कमज़ोर स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। और जो लोग इस लड़ाई को लड़कर बहुत 30 मार्का अपने आप को सिद्ध करने में लगे हैं, फट्टे दम तक पसीना निकाल कर सबको दिखाते हैं कि हम भाई काम कर रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में खूब काम कर रहे हैं, बापूजी के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, कुछ मत पूछो, काम कर रहे हैं बस हम। आज कोर्ट कचहरी अगर किसी के दबाव में संत आसाराम जी बापू के पक्ष में नहीं निर्णय देना चाहती है या उनको थोड़ी भी रियायत नहीं देना चाहती हैं, तो कम से कम इन एविडेंसों में काम होता, अच्छी तरीके से इसमें काम हो, तो बड़े पैमाने में आउटपुट आ सकता है, जन आंदोलन खड़े हो सकते हैं, लोगों की विचारधारा में इतना अच्छे तरीके से संत आसाराम जी बापू का प्रकरण जो अत्याचार है वो घुस जाएगा कि सामने से जब लोग इनके ऊपर थूकना चालू करेंगे तो उनको खुद शर्म आएगी कि हम इस भारत देश में संविधान का कैसे गला घोंट रहे हैं, मानवता का कैसा गला घोंट रहे हैं, और हम किसी के कहने से हमारा जो कर्तव्य है कोर्ट कचहरियों में न्यायाधीश का, हम वो अपने उस कर्तव्य का कितना बड़ा गला घोंट रहे हैं, ये उनको एहसास होता। कोर्ट कचहरियों में प्रपंच चल रहा है, जो पक्ष है जिस पे सबूतों को और खोदना चाहिए था, उन सबूतों में काम नहीं होने दिया गया है, तो इसके पीछे कौन दोषी है, इसके पहलू को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। ना तो 11 साल इस भारत देश में केस को खींचा जाए जिसके हाथ और ना पैर हों, इतने सारे एविडेंस संत आसाराम जी बापू के इस देश में मौजूद हैं, उनके केस में मौजूद हैं, फिर भी एविडेंसों में अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ और इनकी जो आसानी से जज सज़ा सुना के चला जाता है, चार्जशीटें आसानी से बन जाती हैं, बिना हाथ पैर की चार्जशीटें बन जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ों के पीछे जो चीज़ नहीं उजागर की गई तो क्यों नहीं की गई, उसके पीछे ऐसे कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि डीप वर्क हो। किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय दिलाना है, या कोई भी व्यक्ति हो, संत आसाराम जी बापू की अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी का भी केस हो, अगर उसे जल्द से जल्द न्याय दिलाना है तो हमको डीप जो सुराग है उस पर काम करना पड़ेगा। और पॉस्को एक्ट तो ऐसा ही है कि उसमें तो सीधा कानून सपोर्ट नहीं करेगा, जो विपक्ष का है, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है उसको ही सिद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में संत आसाराम जी बापू के करोड़ों की संख्या में भक्त हैं, तो भी इतने सारे सुराग अवेलेबल हैं, तो भी अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाना और उन सुरागों में सतत काम करते रहकर अगर वो कोर्ट कचहरियों में नहीं सुने जा रहे हैं तो समाज के बीच में जल्द से जल्द उनको उतार कर लोगों के दिल और दिमाग में घुसा कर एक सबका सहयोग लेते हुए इस बड़े पैमाने में मूवमेंट तैयार करना, इस चीज़ की कमी रही, जिस कारण से जो अवसरवादी लोग थे उन्होंने बराबर इसका लाभ लिया और आज संत आसाराम जी बापू पिछले 11 साल से जेल में हैं और आने वाले समय में सब अपना बचाव पक्षी समझते रहे। तो मेरे को नहीं लगता कि जो ताकतें संत आसाराम जी बापू को वह पैरेलल अत्याचार इतने बड़े पैमाने में कर रही हैं, ये ताकतें संत आसाराम जी बापू को कहाँ लेके जाएंगी, इनके क्या मंसूबे हैं, इस पर अध्ययन बड़ा ही दर्दनाक है। जब आप ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे ना, तब आपको अपने आप दिमाग में स्पष्ट होने लगेगा कि ये कैसा गेम है, किस टाइप का गेम संत आसाराम जी बापू के केस में खेला जा रहा है, जिस कारण से एक निर्दोष संत को इस देश में मानवता का दमन करते हुए जो लोग चाहते हैं कि उनको जेल के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाए या फिर उनकी हालत ऐसी कर दी जाए एलोपैथिक देते देते कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की हुई या अटवानी जी की हालत कोने में डालकर कर दी गई है। इस देश में बड़े पैमाने में आवाज़ उठाने वाले, इनकी आवाज़ ही महत्वपूर्ण है संत आसाराम जी बापू की, सो आवाज़ को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो जो लोग ऐसा चाहते हैं, संत आसाराम जी बापू तो आराम से जेल में रहें लेकिन इनकी आवाज़ चली जाए, उनका दिमाग कहीं ना कहीं हम डिसबैलेंस कर दें, जो इनके ऐसे मंसूबे हैं, तो उन मंसूबों को कौन गति दे रहा है। अब काफ़ी लोग मेरे से सवाल करेंगे कि देखिए आपने ये मेरे को पहलू बताया, तो अब हम क्या करें, हमारे पास क्या है।
आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास आपका सवाल है, आपका अधिकार है। ये भारतीय सनातन संस्कृति ऐसी ही नहीं बनी है। इसमें भारतीय सनातन संस्कृति में सवाल जवाब करने की सबसे बड़ी आज़ादी दी गई है। चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, शिष्य गुरु से सवाल करता है और अपने मन की जो तमाम भेद अर्चनाएँ हैं वो दूर करता है। अगर किसी शिष्य को या किसी पहलू को ये समझ नहीं पा रहा है शिष्य, या फिर समाज का कोई व्यक्ति उस पहलू को नहीं समझ पा रहा है, तो किसी से भी सवाल करने का अधिकार हमारी भारतीय सनातन संस्कृति देती है। जब आप इस सूक्ष्मता को समझेंगे तभी आप सवाल करेंगे खड़े, और जब जिससे आप वो सवाल करेंगे तो जो कर्तव्य के रूप में आज वहाँ बैठे हुए हैं, स्थापित हैं, क्या वो वास्तव में अपना कर्तव्य अदा कर पा रहे हैं? अगर वो कर्तव्य अदा नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब इस तत्व को समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी कमेटी बनाने की आज आवश्यकता है, अच्छे लोगों को इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। देश में जो अच्छे अच्छे पदों में बैठे संगठन के लोग हैं उनको संज्ञान में लेने की इन तमाम प्रकरणों को आवश्यकता है, क्योंकि संत आसाराम जी बापू इस देश की संपदा हैं, भारतीय संस्कृति के रत्न हैं, भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर है। तो उस स्तर पर हमको इस तमाम चीज़ों को समझना होगा कि आखिर ये केस को किस अंदाज से लड़ा जा रहा है, और अगर इसी अंदाज से लड़ा गया तो आगे चलकर जो ये अवसरवादी लोग, चाहे वो न्यायाधीश बने हों, अवसरवादी लोग चाहे वो राजनीति में हों, या फिर जो इर्द गिर्द जो भागे हुए लोग हैं, या फिर जो भी लोग काम कर रहे हैं अवसरवादी, जिन्हें अवसर मिलता जा रहा है और वो समय पसार होते देना चाहते हैं, और देश में माहौल जो बन रहा है, इस देश का शूडो रियलिटी वाला माहौल, जो सूत्र तुमको डिजिटलाइजेशन का दिया जा रहा है, या तुमको जो भी ये जो दिखाए जा रहे हैं कंट्रोल पॉलिसी के माध्यम, ये तमाम माध्यम भारत के नहीं है, ये कहीं और से आते हैं। स्क्रिप्ट यहाँ पर अप्लाई किया जाती है और यहाँ पर जो अड्डा बना हुआ है इनके मार्केटिंग का, उसके आधार पर यहाँ मोनोपोली पॉलिसी ऐसा देखा जा रहा है कि बस भारत विश्वगुरु बन रहा है। ये तमाम चीज़ें हम यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हम डिस्कशन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मैं कुछ ऐसे वीडियो यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो पता चलेगा, कल के दिन जो क्रांति युद्ध चैनल है ये भी उड़ जाएगा। तो जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, आपको अध्ययन करना है तो कुछ ऐसी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जिस पर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे अपने विवेक से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा खेल, या इस देश में प्रधानमंत्री बैठाए गए हैं, या ये कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, किनके हथकंडे बन के ऑपरेट हो रहे हैं, वो आपको सब पता चल जाएगा। जब देश में धर्म का दमन होने लगे, आपके हितैषियों के ऊपर अत्याचार होने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि इस देश में सबसे बुरा समय काल अभी चल रहा है। जब आपके हितैषी सताए जाने लगें, जब निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगे, जब निर्दोष लोगों की बातें नहीं सुनी जाएं, आपसे आपके हितैषियों को दूर करने का बड़े पैमाने में प्रकल्प किया जाए, तो आप समझ जाना कि ये देश हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और अभी की पीढ़ी बहुत बड़े संकट में जाने वाली है और बड़े संकट में से गुजर रही है। इसीलिए हमको लुभावने के लिए सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत बुरा हाल है। आप कभी देखते होंगे कि बकरा की दुकान, जो बकरा कटते हैं ना, उस दुकान में आप कभी देखेंगे तो दुकान वाला बकरे बांध कर रस्सी में कुछ चारा डाल देता है, बहुत आसानी से बकरा वो खाने लगता है चारा, जबकि 1 घंटे के बाद उसी दुकान में उसको पौल दिया जाएगा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं बड़ी दर्दनाक हैं। आज आपको जो सूडो रियलिटी दिखाई जा रही है, ये वही हाल है। तो इस विश्लेषण को समझकर आपको पहले तो यह तय करना है कि जो इतना बड़ा अत्याचार संत आसाराम जी बापू के साथ हो रहा है, तो ये ढोल की पोल जो बनाकर रखी गई है, इस ढोल की पोल को जब आप करीबी से पहले अध्ययन करें, सवाल करें, सवाल करके उसका हल खोजने की कोशिश करें, तब जाके इन तमाम चीज़ों का निष्कर्ष निकल पाएगा। संत आसाराम जी बापू ने पूरे विश्व मांगल्य के लिए काम किया है, तो सभी धर्म के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होकर एक संत के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ऐसा एक मैनेजमेंट और ऐसी रणनीति को स्थापित करने की आज ज़रूरत है, जो रणनीति स्पष्ट रूप से बयां करेगी कि इस देश में एक संत के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, जिन्होंने इतने साल तक अत्याचार किया, वो लोग कौन हैं। वो लोगों की खुद हालत ख़राब अपने आप होने लगेगी और सत्य की पताका फहरानी जाने लगेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अध्ययन के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।